सियासत में बहुत से चेहरे आते हैं लेकिन वक्त के साथ ओझल हो जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान कुर्सी से नहीं होती है, जनता के भरोसे से होती है। जीत मिलती है तो जिम्मेदारी बढ़ती है, हार मिलती है तो संघर्ष बढ़ता है, आरोप लगते हैं तो इम्तिहान होता है, लेकिन हर बार वो जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जनता की अदालत में बरी हो जाते हैं। आज वैसे ही शख्स हमारे चलते चलते में मेहमान हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हो और जनता से जुड़े विषय भी उठाने का आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। 5 बार के विधायक, 4 बार अलग अलग सरकार में मंत्री, जनता का भरोसा जीतने के लिए ऐसा क्या करना पड़ता है? देखिए, भारत गांव का देश है जी। और सच कहा जाए तो भारत की आत्मा गांव में रहती है। मैं मूल रूप से गांव का ही रहने वाला हूँ। गांव में कैसा जीवन होता है मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। और इस समय पहले तो गांव में स्कूल नहीं तो गांव में अस्पताल नहीं तो वो गांव में आने जाने के रास्ते नहीं तो वो गांव, यानी असुविधाओं का अंबार लगा हो तो उन्हें गांव कहा जाता है। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से आई है तो गांव का सर्वांगीण विकास होने लगा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्योंकि गांव में रहने वाले की आय का कोई साधन नहीं होता, खेती होती है और खेती और पशु एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल। खेती है तो पशु हैं और पशु है तो खेती है, एक के बिना एक का काम अधूरा रह जाएगा। तो किसान की आय दोगुनी हो, किसान संपन्न हो, इसके लिए उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए खेती में विशेष व्यवस्थाएं करने का काम किया है। आज किसान सुखी है मित्र। किसान रोता है तो पूरा देश और प्रदेश रोता है, किसान हंसता है तो पूरा देश और प्रदेश हंसता है। आज देश में और उत्तर प्रदेश में किसान सुखी है और उसी सुखी होने के नाते गांव अब मात्र गांव नहीं रह गए। गांव में सड़क है, बिजली है, आने जाने के साधन है, खेती की अच्छी व्यवस्था है, घर बैठे अच्छा उत्पाद मिलता है और पशुपालन में भी बहुत अच्छी आमदनी है। तो खेती और पशु एक दूसरे के पूरक है। जनता का भरोसा मिलता है तो आदमी विधायक बनता है, सत्ता का भरोसा हो तो मंत्री, दोनों का भरोसा आपको मिल जाता है। जी। कैसे? ऐसे है कि राजनीति हमारे लिए धंधा नहीं है और राजनीति हमारे लिए ध्येय है, राजनीति हमारे लिए लक्ष्य है। हम उस ध्येय को लेकर जनता के बीच जाते हैं। जनता के बीच समस्याएं क्या हैं, जनता की आवश्यकता क्या है, जनता चाहती क्या है, इन चीज़ों को हम परखते हैं, समझते हैं और उस अनुसार कहीं संघर्ष करने की आवश्यकता आती है तो जनता के साथ खड़े होकर संघर्ष भी करते हैं। मेरी विधानसभा आंवला की एक सड़क टूटी हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। वो सड़क बनी नहीं रही थी। हमने अपने साथियों के साथ 3 दिन भूख हड़ताल करने का काम किया। विधायक रहते हुए जब भूख हड़ताल की तो वहाँ के डीएम आए और सरकार हिली, और क्योंकि कुछ कार्यकर्ता तो मरने की स्थिति में आ गए। 3 दिन में 4था दिन जब लगा मेरी भी स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही ईमानदारी से कार्यकर्ता, गांव के लोग रात को आते थे, अरे मंत्री जी कोई देख नहीं रहा है। मैं विधायक था तो अभी मुझे मंत्री कहते थे, मंत्री जी कोई देख तो रहा नहीं है, चलो आप दूध पी लो, कुछ खा लो। तो मैंने कहा सुबह डॉक्टरी होगी तो इसलिए ईमानदारी से रहेंगे। तो वो उस समय भी हमने वो सड़क जनता की आवश्यकताओं के अनुसार दबाव में सड़क के लिए संघर्ष किया, वो सड़क बनी। तो इस तरीके से हम संघर्ष भी करते हैं। आप सत्ता में आने से पहले लंबे समय तक संगठन में भी रहे जी। क्या संगठन में रहने को भी आप श्रेय देते हैं जो इस सियासी सफलता मिली है उसके लिए? निश्चित रूप से। देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, कांग्रेस का एक पीरियड रहा और राजनीति का जब से द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ, द्वितीय चरण के पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस समय लंबा पीरियड चल रहा है, जनता में सुख है, अनुभव है। तो इस तरीके से जो आपने जो सवाल किया है, संगठन, भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से सरकार चलाती है। बिल्कुल। कांग्रेस ने सरकार के माध्यम से संगठन चलाया,
तो अब कांग्रेस भी कभी अस्तित्व में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से सरकार चलाती है। मैं संगठन में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले का संयोजक, ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष और प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री और प्रदेश का उपाध्यक्ष, यानी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर संगठन के मैं विभिन्न पदों पर रहकर संगठन का काम किया है। और सरकार में भी मैंने पहली बार 1997 में जब मंत्री बना तो मायावती के साथ मंत्री बना, बीजेपी के समर्थन वाली सरकार, बीजेपी के समर्थन वाली सरकार में। और इसके बाद जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने तब भी तो मंत्री, मुझे भी मैं मंत्री बनने का अवसर मिला। राजनाथ सिंह जी कल्याण सिंह जी के बाद नहीं, राम प्रकाश गुप्ता जी, हाँ राम प्रकाश गुप्ता जी, जी जी जी, जी, जी। तो राम प्रकाश गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री बने हम तो भी मंत्री बने। राम प्रकाश गुप्ता जी के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, हम तो भी मंत्री बने। और फिर साल 2002 में जी फिर चुनाव हुए, चुनाव में फिर सरकार बनी मायावती के साथ, तो अभी मैं मंत्री बना। और विधानमंडल में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी का दल का डिप्टी लीडर भी रहा हूँ। तो मैं प्रभु की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं हमेशा ज़्यादातर पदों पे ही रहा हूँ। और पदों पे रह के मैंने संघर्ष किया है, जनता के लिए लड़ा हूँ, भिड़ा हूँ और जनता ही मेरी प्राथमिकता है। मैं औले की जनता को भी नमन करता हूँ, वो समय समय पर विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़ी रहती है। और उत्तर प्रदेश की जनता को भी मैं बधाई धन्यवाद देता हूँ कि वो योगी सरकार पर बहुत भरोसे के साथ आज खड़ी है। 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, मैं इस तरीके से पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ। 2027 के सवालों पर भी आएंगे। जब आप एक बार बैठ जाइए, बैठ के कुछ देर बात कर लेते हैं। धन्यवाद। 1996 से आप आंवला में चुनाव जीतते आ रहे हैं। जब आपके सियासी करियर पे नजर डालते हैं तो एक दौर आता है साल 2007 जब आप चुनाव हार जाते हैं। ना सिर्फ चुनाव हारते हैं बल्कि तीसरे नंबर पे बहुत ही कम मार्जिन से, दूसरे नंबर, हाँ दूसरे नंबर पे तब आप क्या हुआ था उस वक्त कि आप चुनाव हार गए? मित्र, बहुत टिपिकल सवाल आपने किया है। चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना चाहिए। हमने हमारी विधानसभा में 350 गांव हैं, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है, सारी सुविधाएं दी हैं। तो हमें लगा कि हम चुनाव हार ही नहीं सकते। जो हमारे वोटों का जो खजाना था हम उनमें वोट मांगने ही नहीं गए, ये तो देंगे ही। दूसरे लोगों ने कहा अरे उन्हें तो इतना घमंड हो गया है, वो आपके बीच वोट मांगने भी नहीं आ रहे हैं। और तो हम काम पे भरोसा कर लिया था। हाँ, तो हम वो 2007 का चुनाव है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में हारे। और हमारे यहाँ जब मेनका गांधी जी लोकसभा में लड़ी तो उन्होंने कहा कि धर्मपाल सिंह तुम चुनाव हार कैसे गए, जो आपने सवाल किया। तो हमने कहा कि चुनाव कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमेशा चुनाव को संघर्ष की दृष्टि से लेना चाहिए। वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, उस भूल ने मुझे सबक देने का काम किया है, इसलिए मैं चुनाव को बहुत गंभीरता से लेता हूं। उसके बाद न सिर्फ आप चुनाव जीते बल्कि बड़े अंतर से जीतते चले गए। हाँ, उसके बाद पिछली बार तो रिकॉर्ड ही बना दिया हमने और इस समय अब फिर रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। लेकिन आप 2007 का हमने जिक्र किया, 2002 का चुनाव भी आपके लिए बहुत कठिन रहा था। आप जीत गए थे लेकिन मार्जिन बहुत कम था। हाँ। 263 वोटों से जीते थे? नहीं, हम लगभग 300 वोटों से जीते। 300 वोटों से आपने हमारा बहुत अच्छा अध्ययन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। सर, तो इस तरीके के पैमाने जनता के सामने आना चाहिए। उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही, प्रशासन को बनती दिखाई दी, तो प्रशासन रुख बदलता है। वो उसके जब जिसकी सरकार होती है उसी की तरह उसका रुख रहता है। तो उस समय बहुत जद्दोजहद हुआ, संघर्ष हुआ। और उस संघर्ष में क्योंकि हम ईमानदारी से चुनाव जीत रहे थे, कई बार काउंटिंग कराने की कोशिश की तो उसमें भी हम जीते, लेकिन उस चुनाव ने हमें सबक दिया। वो चुनाव भी हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही जीते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत डिवोटी है और वो बहुत अच्छी तरीके से पार्टी का काम करता है। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से। जी पूछिए जरूर। सियासत में कहा जाता है ना कि बुरा दौर तब आता है जब आदमी चुनाव हार जाता है, लेकिन एक लंबा करियर रहा हो, बेदाग करियर रहा हो और उस पर आरोप लगा दिया जाए, जनता की सेवा के लिए आप समर्पित रहे हो, मंत्रालय तक चला जाए, ठेस तो पहुंचा होगा। देखिए, कोई ठेस नहीं पहुंचा।
हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसे ही संगठन ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा मुझसे, संगठन ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने, कि आपको त्यागपत्र देना है। मैंने मित्र ये भी नहीं पूछा क्यों त्यागपत्र देना है। मैंने लाई कागज, एक कागज का टुकड़ा लिया, वहीं से उठाया और मैंने कहा मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र देता हूँ। क्योंकि संगठन हमारे लिए बड़ा है, सत्ता बड़ी नहीं है, व्यवस्था एक सिस्टम है। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति हमारे लिए धंधा नहीं है, धर्म है। पद पर रहना अच्छा लगता है, पद से अलग होना मानवीय स्वभाव है, कठिनाई होती है। आपने दुखते घाव पर छूने का काम किया है, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। अरे तो एक मंत्र भी है आप लोगों का, चरैवेति चरैवेति। जी, चरैवेति आप चलते रहे, हम लोग चलते चलते ही बात करते हैं। जी, धन्यवाद, आप अच्छे सवाल कर रहे हो। और जो निकटतम राजनीति के लिए आवश्यक होते हैं उन पर आप बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो हम जब अभी आपका जिक्र करते हैं, आपने कहा था कि एक ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जाना जिसके पास अपना मकान तक नहीं है। आपके पास अभी भी अपना मकान नहीं? हमारा मकान नहीं, अभी भी हमारा अपना मकान नहीं है। 30 सालों से आप सियासत कर रहे हैं, 4 सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 5 बार हमारे गांव में अपनी चीजें हैं। हम आज भी बरेली में नहीं रुकते हैं। यहाँ से जाके बाद सरकारी काम करने के बाद अपने गांव में रुकता हूँ। मैं जहाँ मेरा गांव है, मैं उस गांव में जाके रुकता हूँ, वहाँ ठहरने का काम करता हूँ। ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया आज के दौर में, चकाचौंध की जिंदगी में आपने अभी तक अपना मकान तक नहीं बनाया। जी, मैं गांव में रहने का काम करता हूँ। बिल्कुल। जो मेरे पुश्तैनी मकान है, हम उन्हीं में रहने का काम करते हैं। आपके ऊपर इतने आरोप लगे, जी, आपके मंत्रालय चला गया, लेकिन अल्टीमेटली कहते हैं ना कि समय सबके साथ न्याय करता है। समय ने आपके साथ तुरंत न्याय कर दिया। जनता ने ऐसा भरोसा दिखाया कि सारे आरोप ध्वस्त हो गए। जनता की अदालत में आप बरी हो गए। जी, रिकॉर्ड वोटों से आप चुनाव जीते थे। देखिए, वो चुनाव कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? मेरे लिए हर चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट था। और मैं इसमें मित्र ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को मैं प्रणाम करता हूँ, संगठन को। भारतीय जनता पार्टी हारी और मुझे जिताने का काम किया। कभी जिसको कभी हटा दिया जाता है ट्रैक से, उसको लाने में बहुत देर लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल वस्तुस्थिति को समझा और मुझे लाइन पर लाकर और चरैवेति सिद्धांत को लागू करते हुए मुझे चलने का रास्ता दे दिया। और अहम मंत्रालय दिया, और अहम मंत्रालय दिया है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। आपने जिक्र किया कल्याण सिंह जी का, मायावती जी का। आप 4 बार मंत्री रहे, कल्याण सिंह जी रहे हैं, मायावती जी रही हैं, जी, राजनाथ सिंह जी और अब योगी आदित्यनाथ जी। सबसे सख्त प्रशासक कौन लगा है आपको? देखिए, माननीय योगी जी का भी ठीक है, लेकिन कल्याण सिंह जी का शासन भी बहुत सख्ती का था। कल्याण सिंह जी बहुत IAS IPS को बहुत बेहतर जानते थे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उसी तरीके से काम करते। वो दौर अलग था तो उसका आकलन भी अलग तरीके से होता था। मुश्किलें ज्यादा, बहुत मुश्किलें ज्यादा थी। तो माननीय कल्याण सिंह जी का प्रशासन बहुत सख्त था। उनके समय मुख्यमंत्री पीरियड में मुझे काम करने का अवसर मिला। जब मैं उस समय का एक उदाहरण बताना चाहूँगा। मैं एक IG को मांगने गया कि इस IG को मेरे बरेली में पोस्ट कर दो। माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा क्या तुम इसको जानते हो? मैं झूठ बोलकर राजनीति नहीं करता। मैंने कहा बाबूजी मैं जानता नहीं। बोले तो बैठो। बोले अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो 5-6 विधायक उस IG को अपने यहाँ से हटवाने के लिए आए और कहा कि साहब ये बहुत भ्रष्ट है, हमारे यहाँ से हटा दो। कल्याण सिंह ने कहा कि तुम्हारे यहाँ से मैं हटा देता हूँ, धर्मपाल सिंह को दिए देता हूँ, ये बैठे हैं। अब बोलो धर्मपाल सिंह तुम ले जाओगे? हमने कहा बाबूजी हम नहीं ले जाएंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो कल्याण सिंह जी की सरकार चलाने का अनुभव बहुत तगड़ा था। इतना IAS IPS के बारे में ब्यूरोक्रेसी को समझते थे वो और बहुत अच्छा निर्णय लेते थे। और आज के दौर में डबल इंजन की सरकार है तो चीजें थोड़ी सी आसान है, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार है। फिर भी इस समय अपराधियों का हौसला डाउन हो गया है। इस समय उत्तर प्रदेश योगी सरकार में 3 बातों की बड़ी विशेषता है। नंबर 1 सेफ्टी, यानी कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। नंबर 2 कनेक्टिविटी, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, तीनों तरह के आवागमन साधन है। और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। पहले बिजली होती ही नहीं थी, तो अब बिजली जाती ही नहीं है। इस आधार पर आवागमन के साधन अच्छे, कानून की व्यवस्था अच्छी। किसी व्यापारी को ये नहीं है कि मेरा अपहरण हो जाएगा, मुझसे रंगदारी वसूल कर ली जाएगी और उद्योग बंद हो जाएंगे। तो आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हो रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जापान के साथ MOU साइन करके और उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ देने का काम कर रहे हैं।
इकोनॉमी की बात हो रही है तो आपके डिपार्टमेंट की अब बात कर ली जाए। जी, जी, हाल ही में आपने अभी बयान दिया था कि डेयरी सेक्टर को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। जी। लखनऊ का जिक्र किया, मुरादाबाद मंडल का जिक्र किया, जी। बरेली का जिक्र किया, क्या प्लानिंग है? देखिए, वास्तव में गावो राष्ट्र मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं। और गाय पहले देश में, उत्तर प्रदेश में हर गांव में 4 बातें होती थी। नंबर 1 गौशाला, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 व्यायामशाला, नंबर 4 यज्ञशाला। इन 4 शालाओं पे सारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक ढांचा ये सब मजबूत रहता था। अब थोड़ा वैज्ञानिक युग आया और इस युग में खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। खेती ठीक है तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। ठीक है, वही और हमारी रीढ़ है। जी जीडीपी नापने का पैमाना खेती है। खेती है। तो खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु हैं तो खेती है। अब एक गाय 1.5-2 लाख की बिकती है। भैंस भी, मुर्रा भैंस 1,90,000 इसकी बिकती है। तो बिल्कुल। किसान को बेचकर इसका लाभ मिलता है। अब हम उत्तर प्रदेश में, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, वो गौ भक्त हैं। हमने उनसे जो कहा उनने उसको माना। 30 रुपये की जगह उन्होंने 50 रुपये कर दिए और 6 विभागों का एक समुच्चय बनाया है जिसका हर 75 जिलों में जिलाधिकारी अध्यक्ष है। अब हम गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम कर जा रहे हैं। हमारे 7,500 गौशाला में लगभग 14 लाख गाय संरक्षित हैं, जिनका सरकार का एक दिन का 8 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो हम आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाकर अब गाय, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। तो हम देसी गाय का संरक्षण भी करेंगे। जो देसी गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, अब हम उसको कृत्रिम गर्भाधान से साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, थार पारक गाय, हाँ, इनका सीमन देकर हम जो गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती थी वो बछिया पैदा होगी उसकी सीमन के द्वारा, तो 10 और 12 लीटर दूध देगी। इससे हमारी आय भी बढ़ेगी और हमारी गौशालाएं भी आत्मनिर्भर बनेगी। बिल्कुल, आपने जिक्र किया अभी गोबर का जी। और अभी हाल ही में आपकी सरकार का एक फैसला मुझे याद आ गया, गोमूत्र खरीदने का जो डिसीजन लिया गया है कि अब गोमूत्र किसानों से खरीदा जाएगा। इस पे बड़ा बवाल हुआ। अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि किसान परेशान है और यहाँ पे गोमूत्र खरीदा जा रहा है। अब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली सरकार अब गोमूत्र खरीदेगी। देखिए, अंतर है दोनों मुख्यमंत्रियों। अखिलेश यादव इंग्लिश स्टाइल से राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय सभ्यता से राजनीति करते हैं। बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तो उनकी प्राथमिकता किसान नहीं था। उस समय कसाई को देखकर गाय कांपती थी। इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो जमीन आसमान का अंतर है। अब उत्तर प्रदेश में गाय को देखकर कसाई कांपता है, थर-थर कांपता है। और जिसको अब योगी आदित्यनाथ को गाय का गोबर चंदन है, वो माथे से लगाते हैं। अखिलेश यादव को गाय के गोबर में बदबू आती है, वो चंदन नहीं है। हमारा सिद्धांत और वेद कहता है गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा मैया रहती है, गाय, देसी गाय का दूध अमृत है। तो खेती तभी अच्छी होगी। आज खेती का उत्पादन कम हो रहा है कि हम जरा फर्टिलाइजर डालकर खेती का उत्पादन नहीं ले सकते। खेती तभी अच्छी होगी जब उसमें गोबर की खाद पड़ेगी। तो हम गोबर की खाद के लिए भी काम कर रहे हैं। गाय का गोबर 5 रुपये लीटर वो किलो खरीदने तक की व्यवस्था है और मूत्र भी 5 रुपये लीटर खरीदेंगे। तो इस तरीके से गाय के मूत्र और गोबर पर काम करके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम योगी सरकार करेगी। 2 और सवाल है छोटे छोटे आपके डिपार्टमेंट से, मैं ले लेता हूँ, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। जी। सपा का हमेशा से एक आरोप रहता है गौशालाओं को लेकर, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? क्योंकि लापरवाही की जब शिकायत आते हैं, सपा कहते हैं कि दुर्दशा है वहाँ पे, गाय सुरक्षित नहीं है, चारा नहीं मिलता है। देखिए, अब ये शिकायत नहीं है, पहले थी कुछ, अब नहीं है, क्योंकि हमने हर गौशाला के एक नोडल अधिकारी बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा, उन्होंने 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया है। हमने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो हमारी गोचर भूमियाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभागों की कमेटी बनाई, जिसमें ग्राम पंचायत विभाग,
पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व, पुलिस और पशुधन, जिसका जिलाधिकारी डीएम है। तो डीएम की अध्यक्षता में हर जिले में काम हो रहा है, कहीं ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। गोचर भूमियों को हमने कब्जा मुक्त कराकर हरा चारा बोवाने का काम किया है। तो हर गौशाला में हरा चारा उपलब्ध है, गायों को पूरा तरीके से भूसा, दाना, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ऐसी अब कोई शिकायत नहीं। और आवारा पशु एक मुद्दा रहा है। अखिलेश जी की बड़ी नज़र रहती है आपके डिपार्टमेंट पे, ऐसा क्यों है? ऐसा अखिलेश जी की नज़र इसलिए रहती है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में गायों को, जो निराश्रित गाय होती थी, उनको पकड़ कर वो स्कूलों में भरवा देते थे, अस्पतालों में भरवा देते। आज गौ माता सुखी है, उसको किसी की हिम्मत नहीं है स्कूल में भर दे, उसको किसी की हिम्मत नहीं है अस्पताल में भर दे, और हम गाय को माता मानकर उसकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब गौ आश्रय स्थल, निराश्रित गौ आश्रय स्थल बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो रहे हैं, और इसकी हमने थर्ड पार्टी जांच करने के भी निर्देश दे रखे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी गौशालाएं हैं तो निराश्रित गाय फिर क्यों सड़क पे घूम रही हैं? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशन जो अब बदलेगा, क्योंकि किसान बड़ा, पहले तो किसान गाय को माता मानता था, लेकिन अब गाय कम दूध देती है इसलिए उसे छोड़ देता है। और मुझे तो बड़ी दिक्कत है, जब तक गाय दूध देगी तब तक किसान पालता है, दूध नहीं देती है तो छोड़ देता है। बेशर्माई इतनी है, जब तक गाय गर्भ धारण कर लेती है, पहचाने रहता है, फिर उसको पकड़ लाता है। तो अब नहीं होगा। अब हमने इसको, गाय को नस्ल सुधार पर हम दूध दे रहे हैं, ताकि कोई गाय छोड़े नहीं। नस्ल सुधार हो जाएगा, जो गाय 1 लीटर दूध देती थी वो 10 और 12 लीटर दूध देगी। गुणवत्ता पे हमने कोई समझौता नहीं किया है। गाय का दूध अमृत की ही तरह रहेगा। आखिर के कुछ मिनट बचे हैं तो अब पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। यूपी में चुनाव है तो इस पर सियासी समीकरण पे बात करना भी जरूरी हो जाता है। सपा एक आरोप लगाती है लगातार बीजेपी पे कि एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। हाल ही में घटना हुई, शिवपाल यादव जी आजम खान से मिलने जेल में गए, आके बयान दिया कि अगर सरकार हमारी आई तो हम इन्हें गृह मंत्री बना देंगे। अगले ही दिन जवाहर यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम छापा मार देती है। सपा कहती है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सच में बदले की राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती है। योगी सरकार में और मोदी देश में और प्रदेश में, योगी सरकार में बदले की राजनीति नहीं हो रही है। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा, हिंदू गलती करेगा तो हिंदू दंड को मिलेगा, मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। कानून की व्यवस्था धर्म और मजहब के आधार पर नहीं है, गलती के आधार पर है, कानून को तोड़ने मरोड़ने के आधार पर है। तो जो जांचें हो रही हैं, किसी पे कार्रवाई हो रही है, तो अपराध को ध्यान में रखकर कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से कतई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, तो मुझे झूठे मुकदमों में जेल जाना पड़ा। 17 मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे हुए थे। तो इस तरीके से हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, झूठे मुकदमों में हमें भी जेल जाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी के झूठे मुकदमों में नहीं फंसाने का काम करती है। जब अपराधी समाजवादी पार्टी में ज़्यादा ही हैं तो अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। वो कहें हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही तो गलत है। योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो होनी ही चाहिए। आजम खान का जिक्र हुआ तो चुनावी समीकरण की बात कर लेते हैं। आप तो संगठन के मजे हुए आदमी हैं। सपा का एमओआई अब पीडीए हो गया है। अब वो मुस्लिम यादव से बढ़कर अपने राजनीति का विस्तार करना चाह रहे हैं, वोट बैंक का विस्तार करना चाह रहे हैं। बीजेपी इसे चुनौती मानती है? कतई चुनौती नहीं मानती मित्र। अभी आपसे पहले शुरू में संगठन की थोड़ी बात हुई थी। जिन जिन दलों ने जाति की राजनीति की, वो दल समाप्त हो गए। राष्ट्रीय दल कांग्रेस, इसने जाति की राजनीति की। जाति में उसने मुसलमानों को जोड़ा, ब्राह्मणों को जोड़ा, और अपने साथ ये जो और भी जो लोग थे शेड्यूल कास्ट के, उनको जोड़ा। 3 बिरादरियों के आधार पर वो राजनीति करती रही। अब इन सब के नेता हो गए। अब कांग्रेस कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगी। ठीक इसी तरीके से अखिलेश यादव बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं। बिरादरी में कहीं किसी बिरादरी को जोड़ लेते हैं, कभी किसी बिरादरी को जोड़ लेते हैं। मैं निश्चित बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि जाति बिरादरी टिकती नहीं है, और 2027 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
बरेली की बात कर लेते हैं। बरेली में 9 विधानसभा जी की नौ सीटें हैं। नौ विधान 7 बीजेपी के पास है फिलहाल, जी। 2 समाजवादी पार्टी के पास है। जी। साल 2027 के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले हैं, अगर अभी से भविष्यवाणी आप करना चाहें अभी देखिए तो? 7 तो हमारी वापस होंगी 100%। हाँ, हम 2 भी उनको लेने का काम करेंगे 100%। 100%। और साल 2027 के नतीजे क्या रहेंगे? 2027 के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद रैपिड फायर करेंगे। छात्रों के आंदोलन को आपने देखा, छात्रों के आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सरकार इनकी बात मान रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी 15 अगस्त के दिन आके लाल किले से कहते हैं कि उन लोगों से इन्फ्लुएंस होने से बचना है जो दिमागी नक्सल है। दिमागी नक्सल का कॉन्सेप्ट क्या है आपके हिसाब मित्र से? देखिए, हम छात्रों में, समाज में, व्यक्तियों में संस्कार पैदा करने का काम की राजनीति करते हैं। ठीक। व्यक्ति ज्ञानवान हो, संस्कारवान हो, धनवान हो, बलवान हो। व्यक्ति के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश का निर्माण, प्रदेश के माध्यम से देश का निर्माण और देश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है। शिक्षा में इसमें सुधारों में बड़ी अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। जैसे अब चाहे गांव हो शहर हो, जिसकी उम्र 14 साल से 23 साल 24 साल तक की है, उसका ना कोई पिता है, ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। यदि उसका कोई भी है सगा रिश्तेदार तो स्मार्टफोन है, वो फ़ोन से ही पूछ कर सोएगा, फ़ोन से ही पूछ कर जगेगा और जो भी काम करेगा वो फ़ोन से पूछ कर करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी छात्र छात्राओं में संस्कार देने की राजनीति करना चाहती है और कर भी रही है। इसलिए न्याय सबको तुष्टीकरण का सिद्धांत राजनीतिक है, लेकिन समाज में जो हमारी पीढ़ी आवे, नई पीढ़ी तैयार हो, वो संस्कारवान और ज्ञानवान दोनों ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। लास्ट में हम एक रैपिड फायर करते हैं। कुछ एक जल्दी जल्दी आपको जवाब देना होगा, कुछ एक सवाल मैं करूंगा। रैपिड फायर करिए आप। हाँ, रैपिड फायर। राजनीति में आपका सबसे कठिन फैसला? यार, राजनीति में हमारा कठिन फैसला राजनीति का काम करना ही है। 1996 की जीत और 2022 की जीत, दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सी रही? दोनों बड़ी जीत थी। 1996 की जीत को अच्छा मानता हूँ कि उस समय हमने कुछ किया नहीं था। उस समय जनता ने भरोसा हाँ, किया। जनता ने हम पे भरोसा किया, इसलिए उसी भरोसे को लेकर मैं पूरे जीवन भर काम करूँगा। सियासत की सबसे बड़ी सबक? सियासत का सबसे बड़ा सबक आलोचना होती, और जो आलोचना को समझ लेता है वही आगे बढ़ने का काम करता है। आलोचना से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक शब्द? योगी आदित्यनाथ जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। मायावती जी के बारे में? मायावती जी के बारे में ये है कि मायावती जी बहुत घटिया स्तर पर राजनीति उन्होंने की। और अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव भी ठीक उसी तरीके पर चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जनता होगी, और जनता की जो आवश्यकताएं होंगी उस पर हम राजनीति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के बहुत लिए। बधाई आपको, अच्छे से रैपिड फायर। तो चलते चलते कि हमारे इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD UP।